हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी सेल जो हैं उनके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स पर। आज किरचॉफ्स लॉ देखेंगे। किरचॉफ्स लॉ को देखने के लिए पहले कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को हम डिफाइन करेंगे, आगे चलेंगे फिर। लेकिन उससे पहले आप सारे वीडियोस आपको मिले इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिफाइन करते हैं। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखाया हमने, कुछ एलिमेंट कनेक्ट हैं यहाँ पर। R1, R2, R3, R4 रजिस्टेंस हैं, C1 कैपेसिटेंस है, ये इंडक्टिव कोइल L है, ये एक पावर सोर्स है, इलेक्ट्रिक सोर्स है। इससे अलावा बहुत सारे और भी सोर्स हैं, जैसे डायोड जुड़ सकता है, ट्रायोड जुड़ सकता है, ट्रांजिस्टर जुड़ सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो कुछ टर्म्स हैं जैसे नेटवर्क, जाल बोलते हैं हिंदी में, ब्रांच शाखा, नोड या जंक्शन पॉइंट आपके पास है, संधि बिंदु बोलते हैं, लूप पाश कहलाता है, एक एक्टिव और पैसिव सर्किट्स होते हैं वो। तो सबसे पहले नेटवर्क क्या है? ये आपके पास एक नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है ये। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या है? कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो हैं जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है, जो कि कुछ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट से, पावर सोर्स से, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट पावर सोर्स मतलब विद्युत स्रोत वहाँ है, रजिस्टेंस कनेक्ट हो सकते हैं, कैपेसिटेंस जुड़े हुए हो सकते हैं, डायोड जुड़े हो सकते हैं, ट्रायोड जुड़े हो सकते हैं, इंडक्टिव कोइल अगर जुड़ी हो, अगर ये सारी चीज़ें अगर उस ग्रुप में कनेक्ट हो, एक दूसरे से संबंधित हों, ठीक है, तो वो समूह जो है, वो ग्रुप जो है, वो आपके पास इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या विद्युत जाल कहलाता है। मतलब विद्युत जाल विभिन्न विद्युतीय अवयवों, विद्युत स्रोत और विभिन्न विद्युतीय अवयवों, ठीक है, जैसे प्रतिरोध, संधारित्र, डायोड, ट्रायोड, रजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इन सब का एक ग्रुप होता है। अब बात करते हैं ब्रांच। तो ब्रांच क्या है आपके पास? शाखा की बात करते हैं, ठीक है, जैसे ए बी इसकी एक ब्रांच है, BE एक ब्रांच है, BC एक ब्रांच है। मतलब यहां से करंट फ्लो जब होगा तो इस पर्टिकुलर रास्ते पर करंट फिक्स होगा, फिर यहां करंट डिवाइड होगा, यहां तक फिक्स होगा, फिर यहां तक फिक्स होगा। तो मतलब एक नेटवर्क जो है उसका एक पाथ है, ठीक है, या फिर करंट का एक पर्टिकुलर पाथ है, धारा का एक पर्टिकुलर पथ है, जिसमें जो करंट की वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, वो फिक्स होती है। मतलब विद्युत परिपथ में धारा का वो पथ जिसमें धारा का मान फिक्स रहे, निश्चित रहे, कांस्टेंट रहे, तो वो ब्रांच या शाखा कहलाएगी। जैसे ये आपके पास AB ब्रांच हो गई, BE ब्रांच हो गई, BC ब्रांच हो गई, ठीक है। तीसरा होता है नोड पॉइंट या जंक्शन पॉइंट। यहां दिखा सकते हैं हम दो पॉइंट, नोड पॉइंट, एक पॉइंट B और एक पॉइंट E। क्या दिख रहा है? यहां से पॉइंट B पर एक ये शाखा है, एक ये अलग शाखा है, एक ये शाखा है। मतलब नोड पॉइंट या जंक्शन पॉइंट क्या होता है? जिस बिंदु पर दो या दो से ज्यादा शाखाएं निकलती हों जिस बिंदु से या आकर मिलती हों, वो आपके पास नोड पॉइंट कहलाएगा। यहां B और E नोड पॉइंट्स हैं। इसके बाद है लूप। लूप क्या होता है भाई? क्लोज्ड पथ, क्लोज जो शेप बनती है, सबसे पहले ट्रायंगल, फिर आपके पास में रेक्टेंगल, स्क्वायर, चार भुजाएं जहां चार साइडें हों। तो मतलब ये क्या है? एक नेटवर्क का वो हिस्सा है जो कुछ शाखाओं से मिलकर बना हो और बंद हो। तो यहां पर ये एक पाश है, ABEFA, एक पाश ये है BCDEB, एक पाश पूरा नाम ले सकते हैं ACDFA। मतलब साफ साफ लिखा हुआ है यहां पर, द क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट इन ए सर्किट विच इज मेड ऑफ द ब्रांचेस इज कॉल्ड लूप। मतलब कुछ ब्रांचों से, कुछ शाखाओं से मिलकर बना हुआ एक बंद पथ, बंद पाथ जो है वो आपके पास लूप कहलाएगा। एक होता है एक्टिव और पैसिव, अक्रिय और सक्रिय परिपथ। एक्टिव जिसमें कोई इलेक्ट्रिक सोर्स जुड़ा हुआ हो, तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें इलेक्ट्रिक सोर्स भी है, विद्युत स्रोत जुड़ा हुआ है। जिसमें विद्युत स्रोत जुड़ा होता है वो एक्टिव सर्किट होता है, जिसमें विद्युत स्रोत नहीं होता है, इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं होता, वो पैसिव सर्किट होता है। तो ये एक एक्टिव सर्किट है, अगर यहां से इलेक्ट्रिक सोर्स हटा देंगे तो पैसिव सर्किट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ की। दो किरचॉफ्स लॉ हैं, एक करंट का है और एक वोल्टेज से रिलेटेड है।
तो पहला करंट लो बोलते हैं, जंक्शन लो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट लो जो है वो एक नोड पॉइंट, जंक्शन पॉइंट, संधि बिंदु के लिए लागू होता है। अब ये कहता क्या है, ये डायग्राम दिखाएं यहां पर, ये नोड पॉइंट, जंक्शन पॉइंट है, दोनों एक ही डायग्राम है। ब्रांचेज को ऐसे दिखा सकते हैं रजिस्टेंस के साथ, या बिना रजिस्टेंस के हम लाइनों से दिखा सकते हैं। ठीक है, ये संधि बिंदु के लिए, जंक्शन पॉइंट के लिए लागू होता है। क्या कहता है कि एक जंक्शन पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक करंट हैं उनका एल्जेब्रिक सम 0 होता है। मतलब एक पर्टिकुलर संधि बिंदु पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। समझना है अपने को कैसे? तो पहली बात तो करंट एक ही डायरेक्शन में नहीं आएंगे, कुछ करंट एंटर करेंगे तो कुछ बाहर भी निकलेंगे। अगर पाइप में पानी एक ही जगह तरफ चारों तरफ से पाइप में पानी आता रहेगा, फट जाएगा। तो कुछ करंट एंटर करेंगे, कुछ बाहर निकलेंगी। अब फॉलो करने के लिए अपने को ध्यान रखना है, जो करंट जंक्शन पॉइंट की तरफ एंटर करती है, इनकमिंग जो होती हैं, आ रही होती हैं, उनको पॉजिटिव लेना है, और जो दूर जा रही है उनको नेगेटिव लेना है आपको। जैसे यहाँ I1, I2, I5 ये अंदर आ रहे हैं और I3, I4 बाहर जा रहे हैं, तो इनको हम पॉजिटिव लेंगे और इनको नेगेटिव। उल्टा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टे करें, जैसे हमने बोला है वैसे करें, आंसर सेम आएंगे। तो ये क्या कह रहा है, एक संधि बिंदु पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0, एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स एट ए पर्टिकुलर नोड पॉइंट और जंक्शन पॉइंट शुड बी 0। इस पर देखते हैं, दोनों एक ही हैं। मैंने बोला अंदर एंटर करने वाली पॉजिटिव, आउट जो बाहर होंगी, बाहर निकलेंगी, इनवर्ड होंगी वो पॉजिटिव, आउटवर्ड होंगी वो नेगेटिव। दोनों एक ही डायग्राम है। I1, I2 एंटर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, I1 प्लस I2 दोनों पॉजिटिव हैं। I3 डायरेक्शन अपोजिट हो गया इसके, तो माइनस I3। I4 I3 के जैसा अपोजिट है, माइनस I4, बाहर निकल रहा है, आउटवर्ड है। I5 इनवर्ड है, फिर पॉजिटिव 0। तो जो इनवर्ड है वो एक तरफ कर दिया, आउटवर्ड एक तरफ, तो इनवर्ड I1, I2, I5 और I3, I4। तो मतलब दूसरे तरीके से हम इसको देख सकते हैं, दूसरा फॉर्म क्या है कि इनकमिंग करंट और इनकमिंग चार्ज बोल सकते हैं इसको। इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट जो है वो दोनों सेम होते हैं, जितना आता है उतना भी चला जाता है। अब करंट आपके पास क्या होता है, करंट होता है I इक्वल्स टू Q ओवर T। तो एक तरीके से ये इसको बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सेकंड जितना चार्ज एंटर करता है उतना ही चार्ज पर सेकंड निकल भी जाता है। तो एक तरीके से ये चार्ज कंजर्वेशन रूल है। ठीक है, तो प्रकृति का एक नियम है चार्ज कंजर्वेशन, उसको शो करता है। तो ये क्या बोल रहा है, जितना चार्ज आया, जितनी करंट आई उतनी बाहर निकल गई। तो ये बोल रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी भी नोड पॉइंट पर आवेश का संचय नहीं होता है। जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज निकल भी जाएगा। मींस किसी भी पॉइंट पर चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं होगा, नो चार्ज एक्यूमुलेशन एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किट। एक तरीके से ये चार्ज कंजर्वेशन रूल है, क्योंकि I इक्वल्स टू Q के ओवर T के फॉर्म में दे सकते हैं। तो पर सेकंड पर यूनिट टाइम जितना चार्ज आया, पर यूनिट टाइम उतना बाहर निकल गया, जितना इनकमिंग है उतना आउटगोइंग है। दूसरे लॉ पर चलते हैं। तो किरचॉफ सेकंड लॉ एक क्लोज्ड लूप के लिए फॉलो होता है। ये करंट का था, ये वोल्टेज का है। अब वोल्टेज दो फॉर्म में चलती हैं, एक तो पावर सोर्स जो देगा वो होता है EMF, लेकिन जो मिलेगा वो मिलता है आपको टर्मिनल वोल्टेज। रेजिस्टेंस जो है उसके अक्रॉस जो मिलेगा वो टर्मिनल वोल्टेज या वोल्टेज के फॉर्म में, पोटेंशियल ड्रॉप के फॉर्म में मिलेगा। अब ये क्या कह रहा है कि एक क्लोज्ड लूप के लिए, बंद पाश के लिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में आपको चलना, दिशा फिक्स कर लेनी। जैसे ये दिखाया है आपने, इसको आपने फिक्स कर लिया A B C D A, इधर चलना है, या उल्टा कर सकते हैं A D C B A, किसी भी तरफ आप चल, आपके हिसाब से आप आंसर डिसाइड कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप इक्वेशन बना सकते हैं। ये क्या कह रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब एक बंद पाश के लिए, एक बंद लूप के लिए, क्लोज लूप के लिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हुए जो डिफरेंट वोल्टेज हैं, जितने भी वोल्टताएं हैं, जितने भी पोटेंशियल हैं, जितने भी EMF हैं, सब उनका एल्जेब्रिक सम 0 होता है। मतलब टोटल यहाँ साफ लिखा हुआ है, फॉर ए क्लोज लूप इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द लूप इज 0। मतलब डिफरेंट एलिमेंट जो हैं उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उन सबका एल्जेब्रिक सम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में 0 होगा। ठीक है, मींस ये। अब वोल्टेज दो फॉर्म में होती है, एक देखो यहाँ वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप के फॉर्म में, और एक EMF के फॉर्म में। तो दूसरे फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उनका एल्जेब्रिक सम, और आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप्स जो होंगे किसी विभिन्न एलिमेंट के अक्रॉस, उनका एल्जेब्रिक सम, जितने EMF जो हैं, इक्वलेंट EMF जो होगा सर्किट का, उनके उसके इक्वलेंट, या फिर जितने EMF हैं उनके एल्जेब्रिक सम के इक्वलेंट होगा। तो देख सकते हैं इस
इसमें दिखाया है, लेकिन कुछ रूल्स हैं। जब आपने डायरेक्शन फिक्स कर लिया है, डायरेक्शन फिक्स करना है, वहां यह भी देखना है कि करंट का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि वोल्टेज जो है, ईएमएफ जो है, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू करंट के डायरेक्शन से डिसाइड होंगे। तो वो रूल्स क्या है पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद इसको अप्लाई करके देखेंगे। तो जैसे इसमें करंट का डायरेक्शन ये है, इधर चलना है आपको करंट के डायरेक्शन में, ठीक है। हम चल लेते हैं, हम इसी के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। तो रूल है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे और वो डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन है, धारा की दिशा में आप चल रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में जो रजिस्टेंस आएंगे, जितने भी रजिस्टेंस आएंगे करंट की डायरेक्शन में, ठीक है, उन रजिस्टेंसों पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो पॉजिटिव लेना है आपको। मींस यहां आप चल रहे हैं, करंट इधर चल रहा है और आप भी इधर चल रहे हैं, तो इधर करंट है, आपका डायरेक्शन भी इधर है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, V1 IR1 जो है, ये पॉजिटिव लेंगे। फिर आगे चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, ये भी करंट की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन भी है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है V2 IR2, वो भी पॉजिटिव लेना है। पहला ये तो नियम। अगर करंट के अपोजिट आ जाता, मतलब आपको करंट इधर है और आप B से A आते, तो ये दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। करंट के अपोजिट कोई करंट रजिस्टेंस आता है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, उसके सिरों के बीच विभवांतर नेगेटिव लेना है। देख लेंगे इसको करके, भी दोनों तरीके से करके देख लेंगे इसको। दूसरी बात, ये तो हो गई वोल्टेज की, पोटेंशियल ड्रॉप की। दूसरा, अगर आप किसी बैटरी को प्लस से माइनस क्रॉस करते हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप यहां से चल रहे हैं इधर, तो यहां B से C आएंगे तो बैटरी कैसे क्रॉस होगी, प्लस से माइनस। तो जो बैटरी प्लस से माइनस क्रॉस होती है उसका ईएमएफ, उसका विद्युत वाहक बल पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, माइनस से प्लस, जो बैटरी माइनस से प्लस क्रॉस होगी उसका विद्युत वाहक बल, उसका ईएमएफ आपको नेगेटिव लेना है। तो यहां हम फॉलो कर रहे हैं इन चीजों को, ABCD, ठीक है। करंट का डायरेक्शन ये है, हम ले रहे हैं 4 क्लोज्ड लूप ABCDA, यानी कि आपका डायरेक्शन है A to B, B to C, C to D, D to A। कॉमन सेंस में नहीं समझ में आता, अहमदाबाद टू बॉम्बे, बॉम्बे टू कैलकाटा, कैलकाटा टू दिल्ली, दिल्ली टू अहमदाबाद, ये रास्ता है हमारा चलने का। अब देखो आप इधर से इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर ही चल रहा है, डायग्राम में एरो दिखा रखा है, करंट का डायरेक्शन भी ये है। तो ये पहला, इधर से इधर जाएंगे तो ये और ये दोनों आ रहे हैं, करंट का डायरेक्शन ये, तो दोनों, मैंने क्या बोला, करंट की डायरेक्शन में रजिस्टेंस आते हैं तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, उनके सिरों के बीच विभवांतर पॉजिटिव लेते हैं। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, IR1 प्लस IR2 पॉजिटिव दिखाया है। आगे चल रहे हैं B से C, पहले बैटरी आ गई है, उसका ईएमएफ आ गया है। अब लेकिन मैंने बोला प्लस से माइनस क्रॉस करेंगे, प्लस से माइनस क्रॉस करते हैं तो ईएमएफ कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव दिखाया है। आगे चलेंगे, माइनस से प्लस क्रॉस करेंगे, जब माइनस से प्लस क्रॉस करते हैं तो मैंने बोला क्या, कैसा लेते हैं ईएमएफ, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस E1 दिखाया है 0। तो ये क्या है, V1 V2, इसको दूसरी साइड ले लेते हैं, E1 माइनस E2, इसके अकॉर्डिंग बना दिया हमने। यहाँ पहला एक स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग लिखा है, दूसरा स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग लिखा है, यानी कि यहाँ सारी वोल्टेज जितनी भी हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम 0 दिखाया है। यहाँ वोल्टेज और ईएमएफ इक्वलेंट चल रहे हैं, जितना वोल्टेज है पोटेंशियल ड्रॉप है, जितना विभवांतर है उतना ही तुल्य विद्युत वाहक बल है, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड लॉ, ठीक है। अब क्या है ये V क्या होता है आपके पास, V होता है W/Q0। तो V क्या है, एक तरीके से वर्क डन है, आवेश फ्लो के लिए चार्ज को लाने में काम हो रहा है, वो है वर्क डन। यानी कि वर्क, ये आपके पास वर्क डन है, ये भी वर्क डन है, और वर्क क्या होती है, एनर्जी। तो ये रूल एक तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है। मतलब कहीं सिंगल मार्क्स में क्वेश्चन पूछे तो ये चार्ज कंजर्वेशन और ये आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन को शो करता है। अभी इसी इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में हम देख सकते हैं, इसको बदल के लिख सकते हैं हम चाहें तो। देखते हैं अभी आपने डायरेक्शन बदल के कि आया या नहीं आया, वो समझ में चलते हैं। इसकी हम डायरेक्शन बदलते हैं, 4 क्लोज लूप, नाम बदल रहे हैं इसका, ADCBA, इसके लिए फॉलो करते हैं।
अब हमने डायरेक्शन बदल दिया, हमारा डायरेक्शन ये है और करंट का डायरेक्शन हमारे अपोजिट है। तो पहले यहां से आ जाएंगे, प्लस से माइनस क्रॉस कर रहा है, पॉजिटिव होगा E1। अब माइनस से प्लस क्रॉस कर रहे हैं, ये क्या होगा माइनस E2। अब फिर इधर आ रहे हैं तो ये दोनों पोटेंशियल करंट के अपोजिट, तो ये और ये दोनों नेगेटिव, माइनस IR1 माइनस IR2। अब सॉल्व करके देख लें, E1 माइनस E2, ये टोटल EMF हो गया सर्किट का, ये उधर चला जाएगा, IR1 प्लस IR2। तो एक तरीके से क्या बना, ये बना E1 माइनस E2 और ये V1 प्लस V2, यहां भी वही था V1 प्लस V2, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। जैसे आप डायरेक्शन लेंगे उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट सेम आएंगे। तो ये दो लॉज हैं। आगे इनके न्यूमेरिकल्स की थोड़ी चर्चा करते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे चर्चा करते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। दोनों किरचॉफ्स लॉ जो हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, एक सर्किट दिया हुआ है, पॉइंट O नोड पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है, यहाँ करंट का वैल्यू, इसमें से करंट जो I आ रहा है इसका वैल्यू निकालना है। तो नोड पॉइंट O जो है, इसके ऊपर फर्स्ट लॉ लगा देते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जितने भी करंट्स हैं उन सब का एल्जेब्रिक सम 0 होगा, इनकमिंग और आउटगोइंग का एल्जेब्रिक सम। तो देखें, ये इसमें एंटर कर रहा है, जो एंटर करते हैं नोड पॉइंट की तरफ, उसके टुवर्ड्स जो हैं, इनवर्ड्स जो हैं वो पॉजिटिव, और जो आउटवर्ड है उनको नेगेटिव। पॉजिटिव एंटर कर रहा है पॉजिटिव 4.5, बाहर निकल रहा है नेगेटिव, बाहर निकल रहा है नेगेटिव, ये बाहर निकल रहा है नेगेटिव। तो यहाँ से 2 प्लस 4.5 6.5, 2.5 एंड 1.5 ये दोनों नेगेटिव, 4 6.5 माइनस 4 2.5, तो I इधर लेकर चले जाएं तो ये आपके पास 2.5 एम्पियर, मीन्स I का वैल्यू 2.5 है। दूसरा क्वेश्चन, ये जंक्शन दिखाया है आपके पास, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखाया है, इसमें इस करंट का वैल्यू निकालना है। तो अब देखो, एक ही नोड पॉइंट नहीं है, पहले पॉइंट A पर फॉलो करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर पॉइंट B पर फॉलो करेंगे, यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे, फिर पॉइंट C पर चलेंगे। तो पॉइंट A पर फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ फॉलो कर रहे हैं, तो इन पर जितने भी करंट है उन सबका एल्जेब्रिक सम 0। एंटर कर रहा है पॉजिटिव, ये बाहर निकल रहा है नेगेटिव, ये बाहर निकल रहा है नेगेटिव, 3 माइनस 1.5 माइनस x 0। तो यहाँ से 3 माइनस 1.5 माइनस 1.5 है इसमें से, तो 1.5, x इधर कर देंगे तो x का वैल्यू 1.5, x का वैल्यू आ गया। पॉइंट B पर फॉलो करते हैं, पॉइंट B पर फॉलो करेंगे तो x एंटर कर रहा है, x ये बाहर माइनस आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड है माइनस y0। तो यहाँ से y का वैल्यू आ रहा है x माइनस 1, x का वैल्यू रख देते हैं 1.5 माइनस 1, तो इसका वैल्यू 0.5, y का वैल्यू 0.5। फिर पॉइंट C पर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ फॉलो कर देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से y पॉजिटिव एंटर कर रहा है, ये दोनों आउटवर्ड हैं, y माइनस I माइनस 0.5, y तो I का वैल्यू आएगा यहाँ से क्या, y माइनस 2.25, तो y का वैल्यू 0.5 माइनस 0.25, तो y का वैल्यू आ रहा है माइनस आपके पास 0.25 एम्पियर। तो ये फर्स्ट लॉ पर बेस्ड है, ये एक क्वेश्चन है, इसमें आपको करंट का वैल्यू निकालना है। हमने बताया था ये सेलो का सीरीज कॉम्बिनेशन भी है, तो उस मेथड से भी कर सकते हैं, पिछले कल जो हमने बताया लास्ट क्लास में, और अब किरचॉफ्स लॉ से भी फॉलो कर सकते हैं। तो लेकिन एक क्लोज लूप है, ये बंद पाश है, और बंद पाश के लिए कौन सा लॉ फॉलो होता है, सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ फॉलो कर देते हैं, लेकिन डायरेक्शन फिक्स करनी है। एज्यूम कर लेते हैं ABCD, ए डायरेक्शन, इस लूप में अपने को चलना है, तो A से B चल रहे हैं, कुछ नहीं है, B से C चल रहे हैं, करंट का डायरेक्शन भी यही है, हमारा डायरेक्शन भी है, तो यहाँ वोल्टेज पॉजिटिव क्या होगा, R इंटू आई पॉजिटिव। इसके बाद इधर चल रहे हैं, करंट इधर चल रहा है, हम भी इधर कर चल रहे हैं, तो यहाँ आएगा IR2 पॉजिटिव। माइनस से प्लस बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं, माइनस से प्लस बैटरी क्रॉस हो रही है, तो इसका EMF नेगेटिव, माइनस E2, प्लस से माइनस आगे चलने के लिए प्लस से माइनस क्रॉस करेंगे, प्लस E1, फिर यहाँ करंट की डायरेक्शन इधर है, हम भी इधर चल रहे हैं, प्लस R1I 0, R का वैल्यू 2I, R2 का 1.5I, E2 का वैल्यू 4, E1 का वैल्यू 2, R1 0.5I। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास 2 3.5 4I, ये इधर ले जाएंगे 4 माइनस 2, तो I का वैल्यू 0.5 एम्पियर आ रहा है।
अब सेकंड लॉ के लिए एक लास्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। एक सर्किट दिया है, इसमें आपको देखो ये दिमाग में रखना है, कभी भी ये नहीं सोचना है कि करंट का आपके पास डायरेक्शन सही है या गलत है। इस सर्किट में जो क्वेश्चन में दिया है वो सही है, हो सकता है आंसर निकलने के बाद जो क्वेश्चन में हो वो गलत हो जाए, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस होता है। तो क्वेश्चन में इधर दिया हुआ है प्लस से माइनस, इस ब्रांच में करंट का डायरेक्शन सही है, लेकिन इस सेल के अकॉर्डिंग करंट ये होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास उल्टा एरो है। तो ये नहीं सोचेंगे ये गलत है या सही है, ये अपन चेक करेंगे लास्ट में, क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद डिसाइड होगा कि करंट की डायरेक्शंस जो सर्किट में दी हैं वो सही हैं या गलत है। तो यहाँ आपके पास इस क्वेश्चन में I1, I2 और I3 के वैल्यूज निकालने हैं। सर्किट दिया है तो क्लोज सर्किट है, सेकंड लॉ ही फॉलो होगा। पहला तो इसमें कितने करंट हैं, I2, I3 और I1, 3 करंट हैं। तो 3 करंट के वैल्यू के लिए कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए। तो 2 इक्वेशन तो I1, I2 के फॉर्म में, एक इक्वेशन डायरेक्ट दिख रहा है पॉइंट सी पर फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ फॉलो कर सकते हैं, नोड पॉइंट है I1, ठीक है, I2 दोनों एंटर कर रहे हैं, I3 बाहर निकल रहा है, तो I3 का वैल्यू होगा I1 प्लस I2 के इक्विवेलेंट आ रहा है, I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब आगे चलते हैं हम एक क्लोज लूप B C D A B, ये लूप है हमारा चलने का डायरेक्शन। इसके लिए सेकंड किरचॉफ लॉ यूज में ले रहे हैं। तो B से C चलना है, C से D चलना है, D से A और A से वापस B। तो B से C चलने पर 2 एलिमेंट है, एक EMF आ रहा है और एक वोल्टेज आएगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस। माइनस से प्लस क्रॉस कर रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा, -10। E की जगह डायरेक्ट लिख दिया -10, अब IR नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट R और I का वैल्यू डाल देंगे। -10, हम इधर चलेंगे, करंट भी इधर जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, 6I1 प्लस 6I1। इधर कुछ नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस है, करंट इधर जा रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं, तो 2I3 प्लस होगा। अब I3 का वैल्यू रख सकते हैं जिससे कि I1 I2 में इक्वेशन बन जाएगा ये। तो I3 का वैल्यू I1 प्लस I2 डाल दिया है, I1 प्लस I2, तो -10 प्लस 6I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 0। I1 के स्टेप एक साथ कर लेते हैं, 6 प्लस 2 8I1 प्लस 2I2, 10 इधर ले जाते हैं, 10 इक्वेशन बन गया I1 I2 का, ठीक है। अब दूसरा एक और इक्वेशन चाहिए I1 I2 के निकालने के लिए, तो दूसरा क्लोज लूप ले रहे हैं हम, ये B E F C B, इसके लिए फॉलो कर रहे हैं सेकंड लॉ। तो B से E चल रहे हैं, रेजिस्टेंस आ रहा है, करंट भी इधर जा रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं, पॉजिटिव होगा 4I2। वोल्टेज क्या होगा ओम्स लॉ से, V इक्वल्स टू IR, तो IR I2 4। इधर चल रहे हैं, प्लस से माइनस क्रॉस कर रहे हैं, पॉजिटिव होगा +14। नीचे चल रहे हैं, कुछ नहीं है, इधर चल रहे हैं, रेजिस्टेंस आ गया तो IR के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन अपोजिट आ गई है करंट, हम इधर जा रहे हैं, करंट इधर जा रहा है अपोजिट, तो ये नेगेटिव होगा, -6 करंट इसमें I1 है, I1। इसके बाद फिर प्लस से माइनस क्रॉस करेंगे आगे जाने के लिए, तो बैटरी प्लस से माइनस क्रॉस हो रहा है, तो इसका EMF पॉजिटिव +10 0, यानी कि ये आया -6I1 प्लस 4I2, 14 और 10 24, इसको उधर कर दिया -24, पॉजिटिव बना देते हैं I1 को और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बना 3I1 -2I2 12। अब 2 इक्वेशन बन गए ये दोनों, यहाँ से I1 I2 को सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करना आपको जनरली आता है, किसी से भी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हैं या डायरेक्ट आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। देखें यहाँ पर दोनों में I2 का फैक्टर सेम है और अपोजिट भी है, तो दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं, तो ये कैंसल, ये 11I1, ये 22, यानी कि I1 का वैल्यू आ गया यहाँ से 2। तो यानी कि I1 पॉजिटिव आ रहा है, करंट पॉजिटिव है, तो I1 का वैल्यू सही आया है, यहाँ पर डायरेक्शन सही दिखाइए। अब यहाँ से I1 का वैल्यू किसी भी इक्वेशन रख के I2 निकाल सकते हैं, नहीं किया मैंने कैलकुलेशन, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके लिखा, I2 का वैल्यू -3 एम्पियर आ रहा है, और इधर से फिर I1 I2 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल के I3 निकाल लेते हैं, तो वो -1 एम्पियर आ रहा है। अब देखिए यहाँ I1 पॉजिटिव, I2 और I3 नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब समझ में आया कि यहाँ जो करंट का डायरेक्शन I2 और I3 का दिखाया है वो गलत है, डायग्राम के अकॉर्डिंग गलत है, वो ऑथेंटिक आपके पास जो डायरेक्शन था वो उल्टा होना चाहिए था, तब ये सही हो सकता। अगर उल्टा डायरेक्शन लेंगे तो I1 I2 के I1 I2 I3 तीनों के वैल्यूज पॉजिटिव आते हैं। तो ये किरचॉफ्स लॉ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगली क्लास में आगे कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, लेकिन सारे वीडियो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलें इसलिए सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।
फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।